नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में मचे बवाल की। ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दाव की। हर्ष और गौरव प्रकट करना चाहता हूं कि मैं पुनः वापस निर्वाचित हुआ हूं। देखेंगे ईरान के हमले से कैसे बैकफुट पर आया अमेरिका। राहुल गांधी ने क्यों मोदी सरकार को बताया कमजोर सरकार। जानेंगे तमिलनाडु में हिंदी को लेकर क्यों भड़का डीएमके। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीजेआई सूर्यकांत ने भूटान नरेश वांगचुक से की मुलाकात। न्यायिक सहयोग, कानूनी शिक्षा, तकनीकी चुनौतियों और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एनर्जी सिक्योरिटी पर मंडराते खतरे को लेकर सरकार की आई सफाई। कहा एलपीजी या एलएनजी की सप्लाई में कोई कमी नहीं, स्टॉक की मौजूदा स्थिति को बताया अच्छा। ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को दी श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से की बात। नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, काउंटिंग शुरू। पीएम कार्की बोली, अब मेरा रोल खत्म। पीएम पद के लिए गगन थापा, बालेन शाह और केपी शर्मा ओली के बीच मुकाबला। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 899 अंकों के उछाल के साथ 80,015 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 285 अंकों की तेजी के साथ 24,765 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार एनडीए में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में है। नीतीश ने साफ कर दिया है कि अब वो दिल्ली की सियासत करेंगे। फिर बिहार की सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इससे लेकर जेडीयू नेताओं ने साफ कह दिया है कि सीएम पद हम नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। तो कैसे राज्यसभा चुनाव ने एनडीए में मचा दी है हलचल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार राज्य की सियासत को छोड़ केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी का ऐलान किया, वैसे ही जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वो सीएम आवास के बाहर जुट गए और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि 2025 से 2030 के लिए जनता का जनादेश मिला था। ये जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, लेकिन कुछ लोगों ने पार्टी तोड़ने का काम किया है। जेडीयू नेताओं ने पार्टी सांसद ललन सिंह और संजय झा को जयचंद बताया है। कुछ गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जेडीयू दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। यानी नीतीश के इस फैसले से जेडीयू में भी फूट पड़ गई है। जेडीयू नेताओं के साथ ही विपक्ष ने भी उनके इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 28 जनवरी 2014 को नीतीश के पाला बदलने का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी हमने कहा था कि भाजपा जो है वो उन्हें समाप्त करेगी। सुनिए जरा। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। वहीं बिहार कांग्रेस ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, नीतीश जी के नाम पर वोट लेकर और उन्हें पद से हटाकर खुद बिहार की सत्ता पर पूरा कब्जा करना भाजपा का महीनों से चल रही साजिश है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बार बार आगाह किया था। आज की खबर उसी साजिश का अंत है। इसमें भाजपा के साथ साथ जेडीयू के कई नेता शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण बताया है। यानी नीतीश कुमार के फैसले से बिहार से लेकर केंद्र तक की सियासत गर्मा गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार बीजेपी को यह पद दे देंगे या अपनी ही पार्टी से किसी को यह जिम्मेदारी सौंपेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौर से ही यह चर्चा थी कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाना चाहती है, वो अपना मुख्यमंत्री चाहती है। ऐसे में जब नीतीश के इस्तीफे की बात आई तो इन अटकलों को बल मिल गया है कि बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल खेल सकती है। जो तब नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है और कहा यह भी जा रहा है कि वो अपने बेटे निशांत कुमार को भी सीएम बना सकते हैं। फिलहाल बिहार की सियासत में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। बिहार में सीएम पद को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। वहीं कांग्रेस ने बिना किसी शोर शराबे के अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।
पार्टी की तरफ से 6 नामों पर मुहर लगाई गई। वैसे कई दिग्गजों के सपने जरूर टूट गए जो राज्यसभा जाने की ख्वाहिश लिए हुए थे। राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में पार्टी ने अनुभव और क्षेत्रीय समीकरणों का खासा ध्यान रखा है। 16 मार्च को होने वाले इन चुनावों के लिए सभी नामित उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, जिनमें तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी, तेलंगाना से ही वेम नरेंद्र रेड्डी, छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा और तमिलनाडु से एम क्रिस्टोफर तिलक का नाम शामिल है। इसे लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात की और कहा कि हर्ष और गौरव प्रकट करना चाहता हूं। मुझे जो समर्थन और प्यार पिछले 2 सालों में मिला है, उम्मीद करता हूं कि वो बना रहेगा। समर्थन जो प्यार मिला है पिछले 2 वर्षों में यहाँ से, उम्मीद करता हूं कि वो और उससे ज्यादा बना रहेगा, बरकरार रहेगा। मैं बहुत हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं। सिंघवी के करियर में एक चर्चित मोड़ फरवरी 2024 में आया, जब वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हार गए। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। मुकाबला बराबरी पर छूटा और पर्ची सिस्टम के कारण वो भाजपा के हर्ष महाजन से हार गए थे। वहीं छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि मैं इस उपलक्ष्य पर शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार जताती हूं और उन्हें धन्यवाद देती हूं। इस उपलक्ष्य में मैं शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और धन्यवाद देती हूं। आदरणीय खड़गे साहब को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के तमाम राज्यों की कुल 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होनी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि संख्या बल के आधार पर उसके ये सभी उम्मीदवार आसानी से जीत दर्ज कर राज्यसभा पहुंचेंगे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा टकराव मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग चल रही है। दोनों ही तरफ से ड्रोन, मिसाइल और बमों से हमले हो रहे हैं। जान और माल का नुकसान हो रहा है। जंग खत्म होने की उम्मीद नहीं दिख रही। आज इसका 6वां दिन था और 6वें दिन कौन किस पर पड़ा भारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ इस जंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे ये संघर्ष और खतरनाक रूप लेता जा रहा है। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के फ्रिगेट आयरिस डेना पर अटैक किया, उसके 87 जवानों की जान ले ली। तो ईरान ने भी बदले में खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से बड़ा हमला किया है, जिससे उसमें आग लग गई। ईरानी सेना IRGC ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर खुर्रम शहर 4 मिसाइलें दागने का दावा किया है। यही नहीं, ईरान की तरफ से UAE और कतर की राजधानी दोहा में भी ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। सऊदी अरब ने भी जॉर्डन बॉर्डर पर ड्रोन नष्ट करने का दावा किया है। अजरबैजान ने भी कहा है कि ईरान ने उसके नख्चिवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया है, जिसके बाद यूरोपीय संघ ने आरोप लगाया कि ईरान युद्ध को ज्यादा से ज्यादा देशों तक फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर यूरोपीय विदेश मंत्री और खाड़ी देशों के साझेदार मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस बीच इजरायल की तरफ से भी तेहरान के कई इलाकों में स्ट्राइक की गई। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल युद्ध के दौरान जानबूझकर नागरिक इलाकों में हमले कर रहे हैं। इस बीच रूस की तरफ से बयान दिया गया कि वो ईरान के साथ खड़ा है। उसका कहना है कि अमेरिका और इजरायल का हमला अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नैतिकता का उल्लंघन है। हम दोनों से मांग करते हैं कि वे वार्ता की मेज पर लौटें। हम मामले का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी युद्ध की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की। लेकिन मौजूदा हालात में ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही, बल्कि अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इसके सितंबर तक चलने की बात कही है, जिससे पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और अब ये हिंद महासागर में भारत के करीब तक पहुंच गया है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे ईरान के एक जहाज को निशाना बनाया। इस जहाज पर ना तो कोई मिसाइल थी और ना ही कोई ड्रोन और ना ही कोई हथियार, फिर भी अमेरिका ने इस पर हमला किया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि आखिर ये जहाज भारत का मेहमान था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका इजरायल के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस उथल पुथल का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि जब देश की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता खतरे में है, तब प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया,
दुनिया इस समय काफी उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। आगे का समय काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी के मामले में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। युद्ध अब हमारे करीब आ गया है। हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत डूब गया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अब तक चुप्पी साध रखी है। ऐसे संकट के वक्त में हमें एक अनुभवी और स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री है जिसने हमारी रणनीतिक स्वतंत्रता के साथ समझौता कर लिया है। दरअसल राहुल गांधी की चिंता के केंद्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। जैसा आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान और ईरान के बीच स्थित एक संकरा सा समुद्री रास्ता है जो दुनिया के लिए तेल की लाइफलाइन माना जाता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। राहुल गांधी के मुताबिक इस आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। एलपीजी और एलएनजी के लिए भी भारत इसी रूट पर निर्भर है। अगर यहाँ युद्ध के कारण ब्लॉकेज होता है तो भारत में ईंधन की कीमतें आसमान छू सकती हैं और सप्लाई ठप हो सकती है। और अब हाल ही में हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत के डूबने की घटना ने इस खतरे को भारत के और करीब ला दिया है। इस पर पीएम मोदी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष के इस हमले के बाद अब सबकी नजरें केंद्र सरकार के रुख पर टिकी हैं कि वो इस वैश्विक संकट और विपक्षी हमलों का जवाब किस तरह से देती है। सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं कि वो चुप क्यों है। वहीं चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह से लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, उसे लेकर आयोग बीजेपी विरोधी दलों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे लेकर तीखा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार नागरिकता प्रदान करने के नाम पर मतुआ समुदाय के सदस्यों को भ्रम में ढकेल रही है। मतुआ समुदाय की मुखिया बीना पानी देवी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बरूमा के नाम से जाना जाता है, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए बनर्जी ने दावा किया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र में भाजपा सरकार की साजिश के कारण हमारे मतुआ भाई बहनों को अस्थिर और भ्रामक स्थिति में ढकेला जा रहा है। नागरिकता प्रदान करने के नाम पर राजनीति खेली जा रही है। उनकी पहचान पर ही सवाल उठाया जा रहा है। एसआईआर के माध्यम से उन्हें जानबूझकर मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। पीढ़ियों से इस देश के नागरिक रहे लोग, जिनके वोटों से सरकारें चुनी जाती हैं, उन्हें अब दोबारा नागरिकता देने के नाम पर हिचकिचाहट का सामना करना पड़ रहा है। हम बंगाल की जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का विरोध करना जारी रखेगी और मतुआ भाइयों और बहनों और बंगाल की जनता के अधिकारों को छीनने के प्रयासों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगी। ममता बनर्जी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी ममता के इन आरोपों पर क्या कहती नजर आती है। बंगाल में एसआईआर को लेकर पहले से ही टकराव चल रहा है और अब बीजेपी भी मुश्किल में फंसती दिख रही है। और सिर्फ बंगाल में ही बीजेपी की मुश्किलें नहीं बढ़ रही, बल्कि तमिलनाडु में भी वो मुश्किल में ही दिख रही है। यहाँ एसआईआर तो मुद्दा बना हुआ है ही, और साथ ही हिंदी को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने बीजेपी पर तमिल के अपमान का आरोप लगा दिया है। तो क्या कहना है स्टालिन का, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर मचा घमासान तेज होता जा रहा है और बीजेपी आरोपों में घिरती जा रही है। सीएम एमके स्टालिन पहले भी कई बार केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम एमके स्टालिन ने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार हिंदी थोपने की अपनी कोशिश में अब सारी हदें पार कर रही है। एक भाषा 3 स्क्रिप्ट के फॉर्मूले के तहत केंद्र सरकार अपने हिंदी थोपने के एजेंडे के तहत तमिल और अंग्रेजी स्क्रिप्ट में भी हिंदी नाम लिखने की शर्मनाक हरकत पर उतर आई है। त्रिची जोनल रेलवे ऑफिस के एंट्रेंस पर उन्होंने कर्तव्य द्वार लिखा है, जो हिंदी थोपने के घिनौने तरीके को दिखाता है। ईपीएफओ ऑफिस में उन्होंने भविष्य निधि भवन लिखा है। यहाँ तक कि आईपीसी कानूनों का नाम भी संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर बदल दिया गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को अब जल शक्ति मंत्रालय कहा जाता है। हाल ही में मनरेगा स्कीम का भी नाम बदला गया। तमिलनाडु केंद्र की बीजेपी सरकार को उसके रवैये के लिए करारा जवाब देगी। स्टालिन के अलावा डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार तमिल भाषा को संरक्षण देने का झूठा दावा करके तमिलनाडु के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पिछले दशक में केंद्र सरकार ने तमिल भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 147 करोड़ रुपए आवंटित किए, जबकि इसी अवधि में संस्कृत के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भाषा को लेकर जारी इस खींचतान ने केंद्र और राज्य के बीच तलखियों को और बढ़ाने का काम किया है। चुनावों के मद्देनजर अभी यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। तमिलनाडु में चुनाव से पहले उठे भाषा विवाद में बीजेपी फंसती दिख रही है। वहीं एप्स्टीन फाइल्स पर भी घमासान तेज होता नजर आ रहा है।
अब 50,000 फाइलें और जारी होने की तैयारी कर ली गई है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो फंसते दिख ही रहे हैं, भारत में भी इसे लेकर हलचल दिख रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वॉशिंगटन से दो बुरी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ वो ईरान के साथ युद्ध में उलझे हैं, तो दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बड़ी खबर सामने है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी 50,000 नई फाइलें जारी करने का फैसला किया है। ये वो दस्तावेज हैं जो अब तक गायब बताए जा रहे थे। चर्चा है कि इन कागजातों में राष्ट्रपति ट्रंप का नाम शामिल हो सकता है। कुल 6 लाख दस्तावेजों में से अब तक सिर्फ आधे ही सामने आए हैं। अगले हफ्ते तक ये नई फाइलें सार्वजनिक हो सकती है। दूसरा बड़ा झटका अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को मिला है। अमेरिकी हाउस ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। बॉन्डी पर गायब दस्तावेजों को लेकर गुमराह करने का आरोप है। अब उन्हें कमेटी के सामने पेश होना होगा। जवाब न देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले पर भारत में भी राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी एप्स्टीन फाइल्स और अडानी केस के दबाव में है। खेड़ा के मुताबिक पीएम की हालिया इजराइल यात्रा के तुरंत बाद ईरान के साथ जंग छिड़ गई। उन्होंने दावा किया कि ग्लोबल साउथ के देश इजराइल से दूरी बना रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी वहां जाकर इस पूरे घटनाक्रम में कठपुतली बन गए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर पीएम मोदी इजराइल क्यों गए। प्रधानमंत्री इजराइल गए तो वहां शुरू कीजिए कि क्यों गए साहब, कारण क्या था? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। सच में वाकई दिल तो हथेली पे लेकर घूम ही रहे नेतन्याहू के आसपास। खेड़ा ने आगे कहा कि इजराइल जाकर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मेडल पहन लिया जिसका कोई भी वजूद नहीं था, लेकिन वो इसी में खुश हो गए। एक ऐसा मेडल जो कभी था ही नहीं इजराइल में, यूनिकॉर्न पहना दिया, खुश हो गए साहब। इतलाते इतराते मेडल पहन के घूम रहे हैं। आज ग्लोबल साउथ के देश इजराइल से दूर रहना चाहते हैं। इजराइल के आसपास कोई भी नहीं दिखना चाहता, मगर नरेंद्र मोदी खुशी खुशी इजराइल चले गए। अब याद करिए एप्स्टीन फाइल्स में सैंग एंड डांस्ड क्या था। यानी देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दो मोर्चों पर गिर गए हैं। ईरान के साथ युद्ध और एप्स्टीन फाइल्स का बाहर आना उनकी कुर्सी के लिए बड़ा खतरा है। वहीं भारत में विपक्षी दलों ने इसे पीएम मोदी की विदेश नीति और अडानी मामले से जोड़कर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार में नीतीश कुमार सरकार अब अपने चरम पर है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा में जाएंगे तो उनका बेटा उनकी जगह पर सरकार में आएगा, लेकिन मेन स्ट्राइक तो वो नहीं लेगा, स्ट्राइक तो कोई और ही लेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यसभा में जाना उनका एक सपना था, तो किसी और का भी तो सपना था। वो दुनिया जानती है किसका क्या सपना था। नजर लगी राजा तेरे बंगले पर, उन लोगों की नजर लगी हुई थी जो चोर दरवाजे से उसमें घुस चुके थे। अब शायद वो बंगला उनका हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर।